नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आया हूं। दोस्तों, 2026-27 का बजट 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश होगा। तो क्या इस बजट में 8वां पे कमीशन का प्रावधान रहेगा? क्या इस बजट में 8वें पे कमीशन के लिए पैसे धार्य होंगे? क्या कहते हैं आंकड़े? आगे इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय ने 7 जनवरी 2026 को यानी कि कल एक लेटर जारी किया है कि वित्त मंत्रालय से अप्रूवल लेकर के अब कुछ और कर्मचारियों के लिए बोनस का प्रावधान किया गया है। यह लेटर भी आगे दिखा के आपको समझाऊंगा आखिर किन को अब बोनस मिलने जा रहा है। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक जबरदस्त मांग की गई है। जो उम्र दराज वाले पेंशनर्स हैं वो बेशक एफएमए हर महीने का 1000 लेते भी हो, लेकिन उनको जो एमपैनल हॉस्पिटल है उनमें चिकित्सा सुविधा देने को लेकर के ये मांग की गई है। कुछ खास बीमारियों में या ज्यादा उम्र हो जाने के बाद उनको 1000 रुपए जो महीने का मिलता है उससे पर्याप्त नहीं होता है, खर्चा पूरा नहीं होता है। तो ऐसे में उन पेंशनर्स के लिए चिकित्सा सुविधा एमपैनल हॉस्पिटल में दी जाए, ऐसी मांग की गई है, जो अहम मांग है दोस्तों। इसके बारे में भी जानेंगे। उसके साथ ही साथ दोस्तों 8वां पे कमीशन का क्रोनोलॉजी क्या बोलता है, यानी कि 8वां पे कमीशन के पैसे कब तक हमारे खाते में, हमारे पॉकेट में आ जाएंगे, क्या है अंदेशा, क्या बोलते हैं आंकड़े, बकायदा सरकारी दस्तावेजों के आधार पर आगे इसकी जानकारी भी आपको दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इन्हीं जानकारियों को लेकर के। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले दोस्तों 1 फरवरी को 2026-27 के बजट में वित्त मंत्री जी पेश करेंगी 8 सीपीसी के लिए बजट। क्या ऐसा होने जा रहा है? क्या अगला जो बजट आएगा यानी कि 2026-27 का बजट आएगा, क्या उस बजट में 8वां पे कमीशन का पैसा आएगा? क्या लगता है आपको? आगे आंकड़े भी दिखाऊंगा दोस्तों। रिपोर्ट देखें 8 सीपीसी पर 2026-27 का बजट। दोस्तों जब संसद में भारत सरकार से भी सवाल पूछा गया था, अभी जो संसद का सत्र चला था शीतकालीन, तो उसमें भी भारत सरकार का जवाब आया था। लेकिन इस पर एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये रिपोर्ट है, आप ये सामने देख पा रहे हैं साइड में, इसमें क्या लिखा हुआ है। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस में जो वित्त विभाग से जुड़ी हुई रिपोर्ट जो होती हैं वो काफी भरोसेमंद होती हैं। तो चलिए जो बताया गया है इस रिपोर्ट में आप देखिए, द गवर्नमेंट विल मेक एप्रोप्रिएट प्रोविजन ऑफ फंड्स व्हेन इट डिसाइड्स टू इंप्लीमेंट द एक्सेप्टेड रिकमेंडेशंस, यानी कि जब रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट होंगे तब भारत सरकार एप्रोप्रिएट यानी कि जितना फंड चाहिए उतना फंड का बंदोबस्त कर लेगी। आगे लिखा गया है, नो स्पेसिफिक एलोकेशन हैज बीन इंडिकेटेड फॉर बजट 2026-27 सिंस द रिकमेंडेशंस आर नॉट एक्सपेक्टेड एनी टाइम सून, द मिनिस्ट्री सेड। यानी कि अभी 2026-27 में ऐसे कोई भी प्रावधान रखने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी जो रिकमेंडेशंस है उनको आने की भी उम्मीद नहीं है। आगे कहा गया है, इन सिंपल टर्म्स, अगर सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में हम बोलें तो क्या कह सकते हैं, देयर विल बी नो 8 सीपीसी एक्सपेंडिचर इन बजट 2026-27 बिकॉज द कमीशन हैज ओनली बिगन इट्स वर्क एंड विल टेक एटलीस्ट 18 मंथ टू कंक्लूड। यानी कि अगर बिल्कुल शॉर्ट में बताया जाए, सिंपल भाषा में बताया जाए, तो 2026-27 का जो बजट है उसमें 8वां पे कमीशन के पैसों के प्रावधान के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि पे कमीशन का काम अभी शुरू ही हुआ है और 18 महीना समय अभी बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आने वाले 2026-27 का जो बजट आएगा अगले जो बजट सेशन में, तो उसमें 8वां पे कमीशन का पैसा धार्य हो जाएगा, ऐसे चांसेस बिल्कुल नहीं है दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, लेटर भेजा गया है एफएमए मिलने वालों को भी ओल्ड एज होने पर कुछ खास बीमारियों में एमपैनल्ड हॉस्पिटल में इलाज हो। जी हां दोस्तों, यह अहम मांग है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जाती है, जो चिकित्सा में जो खर्चा होता है, जो हेल्थ केयर जो विभाग है उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत होती है, क्योंकि दवाइयों का खर्चा बढ़ता है, हॉस्पिटल फ्रीक्वेंटली विजिट करना पड़ता है। तो ऐसे में एक बहुत अच्छी मांग की गई है, रेलवे सीनियर सिटीजन सोसाइटी की तरफ से ये मांग की गई है और अहम मांग है। उम्र दराज वाले हो जाने के बाद बेशक उनको एफएमए का 1000 रुपए महीने का मिलता हो, लेकिन फिर भी उनको भी एमपैनल हॉस्पिटल में कुछ सुविधाएं दी जाए, चिकित्सा की कुछ सुविधाएं दी जाए, ऐसी मांग भेजी गई है। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। ये सामने जो आप लेटर देख पा रहे हैं, रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से लिखा गया लेटर है और ये अहम लेटर है दोस्तों। जो वृद्ध पेंशनर्स हैं, जो उम्र दराज वाले पेंशनर्स हैं, उनको खास सुविधा देने को लेकर के ये मांग की गई है दोस्तों। और जब उम्र दराज वाले पेंशनर्स ज्यादा बीमार हो जाते हैं, कुछ खास बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं,
तो उनको अगर हर महीने 1000 रुपए बेशक एफएमए मिल रहा है, लेकिन बावजूद इसके उनको सीजीएचएस की जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने की कुछ सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को मुहैया कराने को लेकर के ये मांग की गई है। यहाँ पर पहले तो जस्टिफिकेशन दिया गया है कि किस तरीके से आज के डेट में जो 1000 रुपए का कोई बहुत ज्यादा मूल्य नहीं रहता, 1000 रुपए में जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो हर महीने का पूरा करना मुश्किल होता है। तो ऐसे में इन्हीं बातों को यहाँ जस्टिफाई करते हुए जो मांग की गई है, जो अहम है दोस्तों, और ये मांग अहम इसलिए है क्योंकि सबके लिए नहीं मांगा गया है, मांगा गया है उम्र दराज वाले पेंशनर्स के लिए, जो ज्यादा उम्र के हो गए हैं और खास करके जो विभिन्न जो विशेष बीमारियां हैं, उन बीमारियों के चलते जो है उनको ट्रीटमेंट की सुविधा दी जाए, ऐसी मांग की गई है। और खास करके ये देखिए 6 नंबर पैराग्राफ में ये लिखा गया है, इन व्यू ऑफ द अबव द रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी अर्नेस्टली रिक्वेस्ट दैट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में काइंडली कंसिडर, यानी कि कंसिडर क्या करना है मैं आगे हिंदी में भी समझा दूंगा, permission for prescribed diagnostics and pathological investigation related to the chronic diseases as well as serious illness conditions in empaneled hospital and pathological labs। यानी कि कुछ खास बीमारियां जो क्रॉनिक बीमारियां हैं और कुछ सीरियस बीमारियां हैं, उनमें जो पैथोलॉजिकल लैब्स हैं जो एम्पैनल हॉस्पिटल में, उसमें ट्रीटमेंट कराने की सुविधा दी जाए, ये मांग की गई है। अगली मांग, फ्रेमिंग अ सुइटेबल गाइडलाइन टू इंश्योर दैट द सीनियर सिटीजन विथ क्रॉनिक ऑब्लिक सीरियस इलनेस सिचुएशंस रिसीव टाइमली एंड अफोर्डेबल मेडिकल केयर विथ ऑनलाइन रेफरल फ्रॉम रेलवे हेल्थ यूनिट विदाउट फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। यानी कि इस बात का गाइडलाइन बनाया जाए, रूल बनाया जाए कि जो उम्र दराज वाले पेंशनर हैं, जो क्रॉनिक या सीरियस बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको ऑनलाइन भी मेडिकल फैसिलिटी, ऑनलाइन भी कंसल्टेशन फैसिलिटी दिया जाए, कोई फाइनेंशियल बर्डन ना देते हुए। तो कहीं ना कहीं अच्छी मांग है। चलिए, जो एफएमए लेते हैं ठीक है, लेकिन जब उम्र दराज वाले होते हैं, ज्यादा उम्र वाले होते हैं, वो फिर ईसीएचएस में या सीजीएचएस में बेशक कन्वर्ट ना भी हो पाए, लेकिन सीजीएचएस या एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स की कुछ सुविधाएं उनको मिले, ऐसी मांग यहाँ की गई है। और इस तरीके के अगर सीजीएचएस में लागू हो जाए तो ईसीएचएस में भी इसी तरीके के नियम लागू हो जाएंगे। और जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, जो उम्र दराज वाले पूर्व सैनिक हैं, वो बेशक 1000 रुपए महीने का एफएमए मेडिकल अलाउंस लेते भी हो, फिर भी उनको ये मेडिकल की जो सुविधा है, जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में चिकित्सा कराने की सुविधा है, उनको भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए उम्र दराज हो जाने के बाद। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, बोनस को लेकर के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है 7 जनवरी 2026 को एक अहम लेटर मिलेगा बोनस। जी हां, कुछ और कर्मचारियों को बोनस में जोड़ने के लिए एक लेटर जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया है कि वित्त मंत्रालय से भी अप्रूवल ले लिया गया है, बजट का भी प्रावधान कर लिया गया है। अब अगला बजट उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जिनके बारे में इस लेटर में जानकारी दी गई है। तो चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का ये जो लेटर देख पा रहे हैं 7 जनवरी 2026 का लेटर है, और ये बोनस को लेकर लेटर है दोस्तों। जी हां, आप देख पा रहे हैं जो लेटर एड्रेस किया गया है द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ न्यू दिल्ली को, और ये इसका सब्जेक्ट है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस फॉर द एलिजिबल डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉइज ऑफ द कोर ऑफ ईएमई फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2024-25। यानी कि आने वाला जो बोनस है वो ईएमई के कुछ सिविलियन एम्प्लॉइज हैं उनको भी देने को लेकर के ये हिदायत जारी की गई है। और इसमें कहा गया है कि यहाँ 3 नंबर पैराग्राफ में देखिए, द पीएलबी शैल बी पेड टू ऑल एलिजिबल ग्रुप बी नॉन गेजेटेड एंड ग्रुप सी सिविलियन एम्प्लॉइज ऑफ ईएमई डायरेक्टरेट हु आर कवर्ड अंडर द पीएलबी स्कीम फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2024-25। The calculation ceiling of rupees 7,000 into 22/30.4 and other terms and conditions of the PLB scheme will remain unchanged। यानी कि जितने भी अब ईएमई में जो सिविलियन एम्प्लॉय हैं या बी ग्रेड के जो बाकी एम्प्लॉइज हैं, उनको नॉन गेजेटेड बी ग्रुप के हैं, उनको अब प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने को लेकर के ये आदेश जारी किया गया है, जो कहीं ना कहीं ये जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का अगला बोनस है उसमें दिया जाएगा। द एंटायर एक्सपेंडिचर ऑन द पेमेंट ऑफ पीएलबी इज टू बी मेट आउट ऑफ द सैंक्शन्ड बजट ग्रांट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 विदाउट एनी एडिशनलिटी। तो देखिए, और इसमें अप्रूवल भी मिल गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री से 29 दिसंबर 2025 को और 1 जनवरी 2026 के लेटर के जरिए अप्रूवल भी दे दिया गया। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, स्टेटस रिपोर्ट ऑफ 8 सीपीसी, आगे 7 सीपीसी मैंने लिखा है, क्यों लिखा है मैं बताता हूं दोस्तों। आप सबको पता है 8वां पे कमीशन संगठित हो चुका है, तो ऐसे में सबके मन में यह सवाल है कब तक आखिर हमारा 8वां पे कमीशन का पैसे हमारे खाते में आ जाएंगे, हमारे जेब में आ जाएंगे, ताकि हमें कुछ और
ज्यादा पैसे मिले और हमारी जीवन थोड़ी सी आसान हो जाए। तो ये सवाल सबके मन में है कि कब तक ये पैसे मिल जाएंगे। तो इसमें एक स्टेटिस्टिक्स, एक क्रोनोलॉजी आपको दिखाना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा सरकारी दस्तावेजों के आधार पे। जी हां, सबसे पहले तो ये सामने आप देखिए, ये गैजेट नोटिफिकेशन है। जब 7वां पे कमीशन गठित हुआ था तब का गैजेट नोटिफिकेशन है। 28 फरवरी 2014 को पे कमीशन गठित हो गया था, जिसमें चेयरमैन, मेंबर वगैरह मिला करके एक कमेटी बना दी गई थी और उस पे कमीशन को भी 18 महीने का ही समय दिया गया था, जो अब 8वें पे कमीशन के केस में भी हो चुका है। यानी कि जिस तरीके से ये 7वां पे कमीशन का गैजेट नोटिफिकेशन निकला था, उसी तरीके से 8वां पे कमीशन का गैजेट नोटिफिकेशन भी 3 नवंबर 2025 को निकल चुका है। तो ऐसे में दोस्तों, अब आने वाले समय में 7वां पे कमीशन का गैजेट निकलने के बाद क्या क्या काम हुए थे जो 8वें पे कमीशन में भी आगे होने हैं, उसको समझाना मैं आपको चाहूंगा। क्योंकि गैजेट तो निकल गया, क्या गैजेट निकलना ही पर्याप्त है? क्योंकि आगे और भी बहुत कुछ बचा हुआ है। जैसे कि ये सामने देखिए, अब इस पूरा ऑर्गेनाइजेशन में आप देखिए कमीशन में कौन कौन चेयरमैन है, कौन कौन मेंबर हैं, फिर सेक्रेटेरिएट के कौन कौन अधिकारी रहेंगे, फिर आगे कंसल्टेंट्स रहेंगे यानी कि कंसल्ट करने के लिए स्पेशलिस्ट हैं, उसके आगे भी अदर्स भी आप देख पा रहे हैं, यानी कि पूरा स्टाफ है। ये 7वां पे कमीशन का ये लिस्ट है। इसी तरीके से 8वां पे कमीशन में भी इस तरीके से एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनना है, जो अभी तक नहीं बना हुआ है दोस्तों। उसके आगे क्या होगा? फिर पे कमीशन काम करेगा और पिछले पे कमीशन को जैसे ही 7वें पे कमीशन को 18 महीने का समय दिया गया था, लेकिन क्या 18 महीने में रिपोर्ट सबमिट हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि ये सामने और एक गैजेट आप देखिए, और इस गैजेट में आप देखेंगे कि टाइम एक्सटेंशन करना पड़ा था। जी हां, 9 सितंबर 2015 का ये गैजेट है और इस गैजेट में पे कमीशन को और ज्यादा टाइम देते हुए 31 दिसंबर 2015 तक का समय दे दिया गया था। तो आपने गैजेट देखा, तो जरूरी नहीं है कि 18 महीने का समय दे दिया तो 18 महीने में ही रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा। 7वां पे कमीशन ने तो ज्यादा समय लिया था, अब हो सकता है 8वां पे कमीशन में भी ऐसा ही कुछ हो, क्योंकि अभी तक तो कमेटी का काम शुरू ही नहीं हुआ है, ना ही किसी एक्सपर्ट को, अधिकारियों को नियुक्ति करने की कोई जानकारी सामने आई है। तो 7वां पे कमीशन में बाद में टाइम भी एक्सटेंशन हुआ था, इसी तरीके से हो सकता है 8वां पे कमीशन में भी टाइम एक्सटेंशन हो। उसके आगे दोस्तों, 7वें पे कमीशन ने फाइनली अपना रिपोर्ट, ये सामने देखिए एक लेटर जिसमें चेयरमैन, मेंबर सभी ने साइन किया है, 19 नवंबर 2015 को अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया था। यानी कि आप देखिए लगभग 21-22 महीने के बाद रिपोर्ट सबमिशन हुआ था। यानी कि पे कमीशन गठित होने के लगभग 21 महीने के बाद ही रिपोर्ट पे कमीशन ने सरकार को सबमिट किया था। लेकिन सरकार को सबमिट तो कर दिया गया नवंबर 2015 में, अब उसके ऊपर फिर सरकार भी समय लेगी। जो 7वां पे कमीशन के समय में समय लिया गया था, ये सामने आप लेटर देखिए। अब ये लेटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर है 29 अक्टूबर 2016 का। आप देखिए 19 नवंबर 2015 को रिपोर्ट सबमिट हुआ, फिर वित्त मंत्रालय में, सभी मंत्रालयों में समय लगा, फिर जाके लगभग पूरा 1 साल बाद 29 अक्टूबर 2016 को जो रक्षा मंत्रालय से ये लेटर निकलता है 7वां पे कमीशन को लागू करने के लिए। और अगला ये जो सर्कुलर देखिए, ये 570 सर्कुलर, जो पीसीडीए का सर्कुलर 31 अक्टूबर 2016 को निकाला जाता है और फाइनली इस सर्कुलर के निकलने के बाद ही 7वां पे कमीशन का भुगतान हुआ है। यानी कि आप समय सीमा देखिए, 18 फरवरी 2014 में शुरू हुआ पे कमीशन का गठन करने का काम, जिसमें गैजेट नोटिफिकेशन निकाला गया, कमीशन को जो है कंस्टिट्यूट कर दिया गया, लेकिन फाइनली जाकर के 31 अक्टूबर 2016 को जाकर के उसका फाइनलाइज होता है। 2014 का पूरा साल, 15 का पूरा साल, 16 का भी लगभग पूरा साल, 2.5 साल से ज्यादा समय लगा था 7वां पे कमीशन को संगठित होकर के भुगतान करने के समय तक। तो मान लीजिए अब 8वां पे कमीशन में क्या होगा, और 8वां पे कमीशन में और ज्यादा महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के बड़े चुनाव हैं, उसके आगे 2029 में केंद्र के सबसे बड़े चुनाव हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 8वां पे कमीशन में एरियर मिलेगा, और दोस्तों एरियर लगभग 2 साल का तो पक्का मान लीजिए आप, क्योंकि इतना जल्दी 8वां पे कमीशन इंप्लीमेंट हो करके हमें भुगतान हो जाएगा, इसके चांसेस कम है। बेशक फिटमेंट फैक्टर के बारे में आप मेरी बात को ना माने, मैं बोलता हूं 1.92 से लेकर के 2.19 के बीच में होगा, बेशक आप उस बात को ना माने, लेकिन यह बात आपको मानना ही पड़ेगा कि पे कमीशन का भुगतान होते होते लगभग 2 साल आपको रुकना पड़ेगा, इंतजार करना ही पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे आप माने ना माने, यह हकीकत है।
जी हां, आपको मैंने 7वां पे कमीशन के साथ पूरा क्रोनोलॉजी समझा दिया अभी कि किस तरीके से उस समय में समय लगा था। तो 8वां पे कमीशन में भी इसी तरीके से समय लगना तय है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।